मोहब्बत तो एक एहसास है, जज़्बों, सोचों, ख़्यालों और अनकही बातों का। मोहब्बत कभी लफ्ज़ों की मोहताज नहीं रही है, वो तो अपना आप मनवाती है। आँखों के रस्से अपने महबूब के दिल में उतरकर उसे अपने शहर में जकड़ लेती है। इंसानों ने मोहब्बत को फ़तह नहीं किया, मोहब्बत ने इंसानों को फ़तह किया है। जैसे सईद आलिम की मोहब्बत ने हुरुलैन को और दाऊद अलीफ की खामोश मोहब्बत ने नूरुलैन को। मोहब्बत एक एहसास बनकर दाद के दिल में हमेशा से पलता रहा था। जब जब वो नूर को रोते, गुस्सा करते, मुस्कुराते, गालियाँ देते देखता आया था, उसके दिल में अजीब सी ख्वाहिश निकलती कि वो उससे चिढ़े और वो उसे तंग कर उसकी सोचों में मोहब्बत बनकर ना सही, चिढ़ बनकर छाया रहे। उसे देखे तो मुस्कुराए, मुंह कड़वा करके उसे बड़बड़ा कर भूला भला कहे। उससे बहुत खुशी मिलती थी। उसका मकसद भी कामयाब रहा था, पर उसकी नज़र अलिफ पर आ गई और होटल में भी उसका दूसरा प्लान था, नूर को हुरलैन बनाकर नदीम के सामने लाने का और उसकी नज़रों से खुद को ओझल रखने का। पर इंसान कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी-कभी किस्मत के सामने हार जाता है और उसका प्लान भी हार गया और वो उसके सामने उसकी नज़रों में दूसरी लड़की इंतहाई करीब खड़ा था। उसे गुस्सा तो बहुत आया, जब उसकी आंखों में कुछ नफरत तो कुछ खौफ देखा। उसका दिल किया उसे झंझोड़ कर कहे वो उसका दाद है जो तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखता, पर वो ना कर सका क्योंकि उससे पहले उसको जो अजीज था वो था साहिर आलिम। उसका हुक्म उसकी आंखों पर होता था और बेशक आंखों और मोहब्बत के बीच में गहरा ताल्लुक है, जिसका साहिर से और नूरुलैन दोनों से उसका। दूसरी बार नूर का साहिर आलिम के घर आना और फिर उसे अलिफ के लिए आंखों में खौफ देखा, तब भी उसे अच्छा ना लगा, जिस वजह से उसने उसे मना किया वहां आने से, क्योंकि दाऊद अलीफ का तो ठिकाना ही वही था। अगर अचानक ही वो उसे दाद की हालत में देख लेती तो क्या होता? वो तो सीधा बुरहान से रब्ता करती या फिर अलीफ को उसे किडनैप करना पड़ता, जो वो हरगिज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी नज़र में मोहब्बत के मानी ही महबूब की इज्जत करना है, तो वो उसे कैसे हर्ट करता? वो तो अपने सच्चे और खरे जज्बों से उसे पाना चाहता था, ना कि ज़बरदस्ती। फिर उसे इंतज़ार करते बस स्टॉप पर देखकर, तब भी उससे ना रहा गया तो उसे लेकर आ गया, क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता था। वो हुरुल ऐन जैसी थी, सवाए एक दिल और कद के, जो उन दोनों में फ़र्क रखता था। और फिर आखिरकार उससे उसे कत्ल करते भी देख लिया। और तब उसकी जो हालत थी, दाद को रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था, पर उसका काम ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो वक्त पर अपना काम सर अंजाम ना देता तो पता नहीं कितनी औरतें और बहनें अपनी जान से हाथ धो बैठती खुदकुशी करके। तब भी वो हिचकिचाया नहीं और उसे सीढ़ियां चढ़ता देखकर भी वो अनजान बन गया और अपना काम करने लगा। और फिर आखिरकार दाद ने जीत लिया उसे। जब बुरहान के साथ निकाह का सुना था तो उसकी शौक निकाह अपनी तरफ उठती पाई थी। तभी उसके अंदर बैठे मोहब्बत के परिंदे ने नूरलैन के दिल में छुपे दाद नाम के उस परिंदे को ढूंढ लिया था। और जब वो उसके सामने आई और उसकी आंखों से जुदा होने का डर आंसू के रात से निकलकर गाल पर फिसला, तब दाद को दिली सुकून मिला। आखिरकार उसकी खामोश मोहब्बत भी अपना रंग दिखा गई थी और उससे सब कुछ अपने रब पर छोड़ दिया। अगर उसकी मोहब्बत अपना रंग दिखा गई है तो वो उसे पाकर ही रहेगा और उसे अपने नाम करेगा, बगैर किसी जोर ज़बरदस्ती से। साइड ने कहा था कि वो ये निकाह रुकवा कर रहेगा, पर दाद डट गया उसके सामने और जो हो रहा था उसे होने दिया। आखिर जब काजी के कदम घर में पड़े तो दाद के कदम डगमगाए, और वो फिर भी खुद सब करता डटा रहा और आखिर जीत गया सब्र से, इज्जत से, अपनी मोहब्बत को पा लिया बगैर किसी जोर और ज़बरदस्ती से। और आखिरकार वो नूरुल ऐन जमाल से नूरुल ऐन दाऊद अलीफ बन गई। अलीफ ने अपने मोबाइल की पीप पर निकाल कर देखा, जहाँ एक हार्ट इमोजी के साथ निकाह मुबारक लिखा था। दाद कहका लगा उठा और नीचे खैर मुबारक के साथ आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई का निकाह मुबारक लिखा। कुछ देर में खस्सा इमोजी हाजिर हुआ। दाद ने घड़ी में वक्त देखा तो रात का 1 बज रही थी। उसके दिल में हलचल होने लगी कि वो मिले और उसे निकाह की मुबारक कहे, उससे गिले शिकवे दूर करे और अपनी सजी संवरी दुल्हन बोनी को जी भर कर देखे। उससे मोबाइल टेबल पर रखा और खुद आईने के सामने आया। ब्लैक पेंट पर उसकी ब्लू शर्ट में घने बालों का पफ बनाए वो बहुत डैशिंग लग रहा था। उसकी काली आंखें खुशी से बेइंतहा चमक रही थीं।
और लबों पर तबस्सुम था। सोचते हैं हम कितने मासूम थे, क्या से क्या बन गए देखते देखते। वो आहिस्ता से उसके रूम में दाखिल होते वापस दरवाज़ा बंद करके लैंप की मध्यम रोशनी में चलता हुआ बेड पर उस परी बैगर के पास आया और आहिस्ता से दोनों पाँव ऊपर रखकर कोहनी के बल लेटकर मीठे मीठे मेकअप के साथ उसके चेहरे पर बिखरे लड्डू को उंगली की मदद से पीछे करते गुनगुनाया और गहरी नजरों से जिंदगी में पहली बार उसका जायजा लेने लगा। वरना तो हमेशा नसरों की बगावत से सरसरा ही देखा करता था। डीप रेड लहंगे में बगैर दुपट्टे के वो आंखें मूंदी गहरी नींद में थी। आंसू के मीठे मीठे निशान उसकी गालों पर थे और मुस्कारा रुखसार पर फैला हुआ था। इस फसूहेज लम्हात में भी दाद के दिल ने कहा कि उसे जगाकर शीशे के सामने ले जाए ताकि वो चीख कर अपने होश हवास में आए, पर वह ऐसा नहीं कर सका। दाद की नसें भटककर उसकी टांगों से सिर के लहंगे से नुमाया होती सफ़ेद पिंडलियों पर गईं। उसके अंदर जज्बातों के तूफान ने शोर मचा दिया और उससे पछतावा होने लगा कि शायद उसे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। वो सुबह देख लेता उसे, पर इस नादान दिल को कौन समझा था। उसका बेसाख्ता पाँव का अंगूठा उसकी पिंडली पर फेरा और उसके खूबसूरत चेहरे को देखा जिसकी आंखों में शायद उसके लम्स को महसूस करते एलर्जी सी हो रही थी। दाद ने देखा उससे सारे जेवर उतार दिए थे जो ड्रेसिंग टेबल पर रखे अपनी नाकदरी पर रो रहे थे और दुपट्टा उसका नीचे पड़ा था जमीन पर। निकाह मुबारक मिसिस दाऊद अलिफ। उसे जरा सा झुककर नूर के कान में सरगोशी की। नूर जो अपने बेड पर पास पड़े वजूद को अपना वहम तस्लीम कर रही थी और अपनी पिंडली पर गुदगुदी नुमा उस लम्स पर बेसुकून हुई थी। आवाज़ पर अपनी आंखें फट से खोली और कुछ देर छत में लगे फानूस को तकने के बाद नजरों का रुख फेरा तो वो दो काली जज्बों से चूर आंखों को अपने आप को तकता पाकर वो सांस लेना भूल गई। दाऊद, उसके लबों में जंबिश हुई। यस मिसिस दाऊद। दाद की भारी सरगोशी नुमा आवाज़ फिर से उसके समातों से टकराई और वो दिमाग में सारी आज की सूरत हाल किसी फिल्म की तरह चलने लगी। आह! दिमाग के पूरी तरह बेदार होते वो जोरदार चीख मारने वाली थी कि दाद ने बर वक्त उसके मुंह पर अपना भारी हाथ रखा था। क्या कर रही हो यार, अभी रुखसती नहीं हुई जो तुम्हारे साथ देखकर बख्श देंगे। वो उस पर पूरी तरह झुकाया था और नूर दाद के इस रूप पे हैरान शौक थी। अब इस तरह देखकर इम्तिहान मत लो, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं कितना कमजोर दिल का मालिक हूँ। वो आंख दबाकर छिछोरेपन से बोला तो उसकी सांस थम गई और वो खुद को उसके शिकंजे से छुड़ाने लगी। दफातन नूर को अपने पाँव पर उसका लम्स महसूस हुआ तो उसका दिल धड़कना भूल गया और वो जल्दी से अपनी टांगें समेट गई और दूसरे हाथ से उन्हें ढकने लगी। दाद उसकी सारी कार्रवाई खामोशी से देख रहा था जिसके माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नुमादार हो गए थे। एक बात बताऊं? उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से बोला तो नूर ने उसके हाथ पर अपने नाखून काट दिए, पर उसका हाथ ना हिला मुंह से। पूछना क्या, अब शोहर हूं तुम्हारा, बता देता हूं। तुम बहुत खूबसूरत हो, चांद जैसी खूबसूरत और चांदनी जैसी पाक मासूम। मोहब्बत से उसकी आंखों में देखते वो बोला तो नूर की मसम्मत थम सी गई और उसके दिल ने एक हार्ट बीट मिस की। वो बेसाख्ता उसकी लो देती नजरों से निगाहें चुरा गई और वही लम्हा था जब दाद उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त करने के लिए झुका कि नूर ने एकदम उसे पीछे धक्का देकर पलक झपकते बेड से नीचे खड़ी हुई। दाद उसकी हरकत पर अपनी मुस्कुराहट साफ छुपा गया और हैरान होते डरने की एक्टिंग करते उसे देखने लगा। तुम घटिया कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? वो चीखी और अपने बालों को अपने आगे फैला लिया। यार प्लीज ये चीखने का काम बात पर छोड़कर अपना मुंह धो लो और काले बाल पीछे कर लो, वरना कसम से शादी के जोड़े में भूतनी लग रही हो। और तुम तो जानती हो तुम्हारा सरताज कितना नाजुक दिल का है, एक डरपोक बुज़दिल इंसान है, कहीं उसका दिल ना फट जाए। उसकी चीख काली को सीरियस न लेते दाद ने उसके हुलिये की जानिब इशारा दिलवाया और एक पल को तो नूर भी ठड़क कर रुक गई। आखिर एक लड़की थी, खुद पर भूतनी लफ्ज कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसने एक खूंखार नज़र उसके वजूद पर डालकर जरा सा पीछे हटकर आईने में देखने लगी। उसी लम्हे दाद ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की और नूर अपना खौफनाक हुलिया मिरर में देखकर चीख पड़ी। दाद ने घबराकर लाइट ऑफ की। क्या कर रही हो पागल बोनी? वो बेड से उतरकर नीचे आया उसकी तरफ और नूर उसकी बात को नज़रअंदाज करती जल्दी से घबराकर
बाल पीछे समेटकर जोड़े की शक्ल में बनाती टिश्यू से अपनी आंखें और लिपस्टिक साफ करने लगी, जिसने उसे भूतनी बनाया हुआ था। जब वो देखने के लायक हुई तो गहरा सांस लेकर रह गई। उससे कितनी खौफनाक स्टोरी सीट की थी, जिनमें चुड़ैल ऐसे ही दिखाई जाती थी। आज खुद को देखकर उसे अंदाजा हुआ कि नॉवल में मौजूद लोग कैसे डरते होंगे, जिनका पहले वो अंदाजा नहीं लगा पाती थी। वो अपनी सोचों में दाद को तो फरमोश कर गई थी, और उसकी इसी बेखुदी का फायदा उठाते दाद बिल्कुल उसके पास आ गया था। अब ठीक लग रही हो, बिल्कुल मेरी बोनी। हाथ बढ़ाकर उसके बालों को कैसे आजाद करवाते वो बोला, तो नूर झिझक कर कुछ गुस्से से पीछे हुई। हाथ मत लगाओ मुझे, तुम समझे, वरना जूते मारकर यहाँ से भगाऊंगी। वो दीवार से लगी उस पर गुर्राई, अलबत्ता उसकी नजरों की तपिश से वो घबरा रही थी। ये कौन सा दांत था? उसका दोस्त तो ऐसा नहीं था। इसमें तो डर शर्म ही खत्म हो गए थे। मैंने हाथ कब लगाया तुम्हें? एक हाथ दीवार पर रखकर मोहब्बत से उसके गुस्से के पीछे घबराए रूप को देखते वो बोला, तुम मुझे डरा रहे हो दांत?" वो अपने गिर्द दीवार पर रखे उसके दोनों हाथों को हटाने की कोशिश करती गुस्से से खोया हुई। "मत भूलो, अब सिर्फ निकाह हुआ है हमारा, और वो भी जबरदस्ती। मैं तुम्हारी बीवी नहीं, मनकोहा हूँ।" वो उसकी नजरों से घबराती अपने आप को मजबूत करती ठोस लहजे में बोली। क्या बकवास बनाया हुआ है। पहले निकाह से बीवी हो जाती थी, अब मनकोहा। इस तरह से तरसाने से बेहतर था नाम करके 7 पर्दों के पीछे छुपा देते। कम से कम तड़पते तो ना। उसके दीवार पर हाथ मारकर गुस्से से कहने पर नूर की आंखें भरी थीं। ये दांत था, बुज़दिल सा दांत। अगर अपनी आंखों से ना देख रही होती तो बिल्कुल भी किसी की जुबान से सुनते यकीन ना करती कि ये दांत है। उसका चेहरा शर्म गुस्से से तप गया। नूरुलैन बेटा, तुम ठीक हो? वो कुछ जल्द कहने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि नरगिस बी की बंद दरवाजे के पार घबराई आवाज आई। नूर ने एकदम दरवाजे की तरफ खुशी से देखा, और फिर दाद को जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। एक ये भोली अवाम जरा भी नहीं समझती कि नई शादी है, शायद दूल्हा मुबारक देने आया हो। पर नहीं, इन्हें तो परेशान होकर खुद घबराना और दुल्हन को भी चीखने चिल्लाने का मौका देना है। दाद ने आंखें घुमाकर कहा तो नूर ने अपना पाँव उसके पाँव पर मारा, जो दाद को किसी रुई की तरह लगा। भी मैं आ रही हूँ, वो हकला कर कहती दाद के दूर होने पर बोली, और आगे बढ़ी कि पीछे दाद ने उसकी कमर में बाजू डालकर उसे रोक दिया। जरूर जाओ, और नतीजा, जो कुछ दिन बाद रुखसती रखी है वो सुबह तुम्हें मेरे रूम में पहुंचा कर मिलेगी। वो झुककर सरगोशी में उसके कान में बोला, तो नूर साकित सी रुक गई, उसके इतने करीब होने पर कि उसका सर उसके सीने से लगा हुआ था और मजबूत हाथ उसकी कमर में। वो भी, मैं सो रही हूँ, आप जाएं, मैं ठीक हूँ। वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी कि सुबह उसके कमरे में पहुंच जाए। तभी एकदम बोली, अच्छा अपना ख्याल रखो बेटा, अगर कुछ चाहिए तो बताओ। भी उसके दरवाज़ा ना खोलने पर समझ गई थी शायद सोने लगी है। फिर से तभी बोली। हाँ, कहो तन्हाई। दाद ने झुककर फिर से सरगोशी में कहा। नूर की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो बेसाख्ता नफी करने लगी, नहीं, अच्छा ठीक है, कोई आयत पढ़कर सो जाओ, मैं जाग रही हूँ। बी उसके जवाब पर कहकर चली गई, और नूर फिर उसके साथ अकेली रह जाने पर अपने लबों पर जुबान फेरने लगी। डरो नहीं, मैं मनकोहा वाले सिस्टम की इज्जत करता हूँ। उसका रुख अपनी तरफ करते, उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब करते वो बोला तो नूर आंखें मूंद गई, और दाद उस पर एक नजर डालकर मुड़ा। मेरे साथ बहुत गलत किया है तुम लोगों ने दाद। दाद के पीछे से फुराई आवाज आई। जानता हूँ। वो कहकर रुका नहीं, आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बगैर किसी की परवाह किए वहां से निकला। तो पीछे नूर ने अपना चेहरा साफ करते दरवाज़ा लॉक किया और एक ड्रेस निकालकर बाथरूम में बंद हो गई। अपने बाप को जल्द पहुंचने का कहते उससे मोबाइल ऑफ कर दिया और ऑफिस से बाहर निकल आया। ड्राइवर को उससे मना करके खुद गाड़ी ड्राइव करते ऑफिस की हदूद से दूर निकल आया, और ऐसे ही रास्तों पर अपनी गाड़ी चलाने लगा। ये तो तय था कि उसे निकाह में नहीं जाना, क्योंकि वो अपनी खुशी के लिए अपने भाई की खुशी हड़प नहीं कर सकता था। अगर उसे मालूम ना होता कि दाद नूरुलैन से मोहब्बत करता है तो शायद वो हूर को वापस लाने के लिए कर जाता, पर जानते बूझते वो ऐसा कदम हरगिज नहीं उठा सकता था। वो अपने बंगले पर आया और चेंज करके जब कुक ने डिनर रेडी होने की इतला दी तो वो डिनर करने के बाद पिस्तौल बेल्ट में लगाकर गाड़ी की कीज उठाए वहां से अपनी साथी गाड़ी में निकल आया। उसका रुख साहिल समंदर की तरफ था। मोबाइल ऑफ करके वो अपने रूम में ही छोड़ कर आया था। जानता था अपने बाप का
उसके इस अमल से क्या रिएक्शन होगा। पर जब उसे मालूम हुआ कि हार्ट अटैक का सब नाटक है, तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ कि ये क्या करने चला है। उसका बाप एक रेस्टोरेंट के लिए वो किसी की ज़िंदगी से कैसे खेल सकता है। उसे लगा अगर वो नूर से निकाह कर लेगा तो उसे वो हक कभी नहीं दिलवा पाएगा जो उसे दाद दे सकता है, क्योंकि वो जानता था अगर उसका निकाह नूर से होता तो वो बिल्कुल बेहिस बन जाता और वो बेचारी मासूम लड़की लालचियों के बीच गुम हो जाती। तभी उससे अपने कदम पीछे कर लिए थे और हूर को लाने का कोई दूसरा ही रास्ता अपनाना था। गाड़ी साहिल समंदर के कुछ फासले पर रोककर वो आकर वहां मौजूद सिंगल बेंच पर बैठा। उस हसीन नज़ारे को देखते ठंडी ठंडी हवाओं में खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा और जो बोझ था सर पर वो भी सिरक गया था। कुछ ही देर में उसका मूड हशाश बशाश हो गया और मुस्कुराते वहां से उठा। गाड़ी को वहीं रहने देकर वो कदम उठाता पैदल चलने लगा और सोचों में काफी दूर निकल आया। अगर 20 तक पहुंचना है तो पहले सईर आलम को जानना पड़ेगा। वो बड़बड़ाया और सरसरी नजर रात के उस पहर एक छोटी सी बच्ची की कलाई से पकड़े दूसरे हाथ में बैग उठाए जाते आदमी को देखा। वो समझा शायद कोई बाप बेटी हो सफर से आ रही हूँ। तभी नजरअंदाज करता आगे बढ़ गया। छोड़ो मुझे। एक सरगोशी नुमा आवाज फरहान के कानों में पड़ी। वो ठटक गया पर रुका नहीं और आगे मोड़ मुड़ते कच्चे में उतरकर दरख्तों की आड़ में देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा उसका वहम है, भला क्या हो सकता है। नहीं, वो बच्ची और आदमी बुरहान, वक्त देखो। वो ठड़क गया दिल से आती आवाज पर और जल्दी से बाहर वापस रोड पर आया, पर वहां कोई नहीं था। उससे अपनी गन निकाली और उस पर पकड़ मजबूत करते आगे बढ़ा। रास्ता सुनसान था। वो आदमी और छोटी बच्ची पता नहीं कहाँ चले गए। बुरहान चलता गया। ये पाँव से कुछ टकराया। उससे झुककर देखा तो वो एक चूती थी, छोटे से पाँव की। मतलब वो आवाज सच में थी। ओ नो। वो भागा पर दूर दूर तक रास्ते पर कोई नहीं था। वो माथा मसलता वापस पलटा और अल्लाह का नाम लेते उस बच्ची की सलामती की दुआ मांगते वो अंधेरे जंगल में उतर आया। उसे अफसोस होने लगा क्यों मोबाइल क्यों नहीं लाया। उसे संभल कर कदम रखते हर आहट पर अपनी समाधि बिछा दी। रात के घोर अंधेरे में घने जंगल में इस वक्त भेड़ियों के रोने की आवाजें थीं। ऐसे में वो कैसे ढूंढता उस बच्ची और आदमी को। मुझे जाने दो बुरे अंकल। एकदम वो अलर्ट हुआ क्योंकि वो रोती हुई आवाज बहुत करीब से आई थी। बकवास बंद करो वरना अभी काट दूंगा। एक मर्दाना आवाज आई। बुरहान कन बुलंद करता उस आवाज के ताकुब में आया तो ठटक गया और जल्दी दर्द के आड़ में हो गया। सामने ही मदन टॉर्च की रोशनी में जमीन पर वो आदमी बैठा, उस बच्ची के हाथ मुंह बांधकर अब शराब निकाल कर पीने लगा था। बुरहान की आंखों में खून उतर आया जब वो आदमी खून भरकर बोतल रखते उस मासूम को जमीन पर धक्का देकर उस मासूम को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने वाला था। बुरहान का चेहरा सबसे सुर्ख हो गया और उससे एकदम बाहर निकलकर उस बच्ची पर झुकते उस आदमी की गर्दन का निशाना लिया। ठाक की आवाज पूरे जंगल में धमाका बनकर गूंज उठी और साथ आह भी बुलंद हुई। उस बच्ची का चेहरा सफेद पड़ गया और आंखें फट पड़ी। उस जमीन पर हाथ पांव बंधी पड़ी उस अचानक सामने आने वाले वजूद को देखने लगी। बुरहान उस आदमी पर एक के बाद एक फायर करता उसे भागने का मौका दिए बगैर उसे हलाक कर चुका था और फिर उस बच्ची के पास आया, उसे ज़मीन से गोद में उठाया। वो कोई 10 साल की कमज़ोर जिस्म की मालिक थी और बगैर मसम्मत के उसी गोद में थी। शायद अभी तक खौफ के आसार में थी। वो जंगल से उसी रात से बाहर निकला और सड़क पर आया और उसे बाहों में उठाए वापस साहिल समंदर पर उस बेंच पर बैठा। उसके हाथ पांव खोले और जल्दी से अपनी गाड़ी से टॉर्च पानी की बोतल लेकर आया। आप आप बीस्ट हैं? मुंह खोलने के बाद उस छोटी सी बच्ची ने गहरे सांस भरकर नीचे उसके सामने बैठे बुरहान से मासूमियत से पूछा। क्यों? क्योंकि बच्चों को तो वही बचाता है, वरना आज वो बुरे अंकल मुझे खा जाते। वो कहती हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। बुरहान के हाथ साकित हो गए और उसे टॉर्च बेंच पर रखकर उससे देखने लगा जो अपने छोटे छोटे हाथों में मुंह छुपाए रो रही थी। कितनी मासूम थी, नहीं जानती थी उस पर कौन सी क़यामत टूटने वाली थी। वो उठकर उसके पास बराबर बैठा और उसे सीने से लगा लिया। पता नहीं ऐसी कितनी मासूम परियों को दरिंदे अपने हवस का निशाना बना चुके होंगे और उनकी तो किसी ने नहीं आह पुकार सुनी होगी। उनके लिए तो कोई 20 से इंसान आया होगा बचाने। नाम क्या है परी का? उसका चेहरा अपने मजबूत हाथों के प्याले में भरकर पूछा
तो परी लफ्ज़ पर सूं सूं करती बुरहान को देखने लगी। मुस्कान, अपनी मीठी आवाज़ से वो बोली और छोटे कमज़ोर हाथों से आंखें साफ करने लगी। बुरहान ने उसे देखा। क्या हर मुस्कान नाम वाली लड़की का मुस्कान से कोई रिश्ता नहीं था? कहाँ रहती हो और इस बुरे आदमी के पास कैसे आई? उसे पानी की बोतल थमाकर वो बोला और उसकी पीठ और बालों से मिट्टी साफ करने लगा। इस्लामाबाद में रहती हूँ, अपने मामू के घर। और मैं अपने माँ बाप के पास जा रही थी कि इस बूढ़े अंकल ने पूछा और मैंने बताया तो अंकल ने कहा मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूँ, वो मुझे छोड़ देंगे। तो मैं उनके साथ आ गई और अंकल पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आ रहे थे और फिर 2 दिन के बाद यहाँ लेकर आ गए। अभी वो मुझे खाने वाले थे कि आप आ गए और उसे मार डाला। वो सर झुकाए बताने लगी और बुरहान उसे तकने लगा। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और तुम मामू के घर से क्यों निकली? वो जानता था उसके सवाल ठीक नहीं इस वक्त, पर जानना ज़रूरी था। मामी मारती हैं काम न करने पर, और रज्जू वाले मेरे साथ गंदी गंदी गेम्स खेलते हैं। मुझे नहीं पसंद वो गेम्स। वो सर नफ़े में हिलाते बोली और बुरहान ने समझते सबसे लब भींच लिए। उस दिन मामी ने मुझे बर्तन न धोने पर बहुत मारा और खाना भी नहीं दिया। मुझे बहुत भूख लगी थी, वो कोई खाना भी नहीं दे रहा था। मैंने रज्जू से कहा खाना दो, तो वो बोला पहले मेरे साथ गेम खेलो। मैंने इनकार कर दिया और फिर उससे मुझे बहुत मारा, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। सब कहते हैं मेरी माँ और पापा अल्लाह के पास रहते हैं और मुझे भी वहीं जाना है। ये अंकल नहीं ले गए, उन्होंने झूठ बोला और यहाँ लेकर आ गए। बुरहान ने एक गहरा सांस खारिज किया। रज्जू कौन है और तुमसे कितना बड़ा है? उसे अपने साथ लगाते उससे पूछा। रज्जू मामू का बेटा है, असल में उसका नाम रिजवान है, पर मामी और सब उसे रज्जू कहते हैं। और वो बहुत बड़ा है और स्कूल भी जाता है, कभी कभी मुझे भी पढ़ाता है, वो खाना भी देता है। छोटी सी मुस्कान उस अनजान आदमी को देखती बोली, जो 20 तो नहीं था पर उसे उस बुरे आदमी से बचा लाया था। क्या आप मुझे मेरी अम्मा पापा के पास पहुंचा देंगे? मुझे उनके साथ रहना है। अम्मा मारती नहीं थी और पापा पैसे भी देते थे गुड़िया लेने के लिए, अब कोई नहीं देता। वो रोने लगी। बुरहान का दिल भी बोझल हो गया। वक्त ज़्यादा देखकर वो उठा और उसे भी उठाया। गोद में टॉर्च हाथ में लेकर वो अपनी गाड़ी की तरफ आया और फ्रंट सीट का डोर खोलकर उस मासूम परी को अंदर बिठाया और दूसरी तरफ से खुद आ गया। ये आपकी है? छोटी सी मुस्कान की हैरत भरी आवाज़ गाड़ी की फिजा में गूंजी। बुरहान ने नरमी से मुस्कुराते हाँ में सर हिला दिया। ओह, तो आप बड़े साहब हैं? वो बोली तो बुरहान हंस दिया। नहीं, मैं तो छोटा साहब हूँ अभी। उससे एक नज़र उसके मासूम चेहरे पर डालकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे माँ बाप के पास? वो आस और खुशी से पूछने लगी। बुरहान खामोश हो गया। क्या कहता, जहाँ उसके माँ बाप है वहाँ जाना उसके बस की बात नहीं थी और उसे भेजना भी नहीं चाहता था। जवाब न मिलने पर वो खामोश हो गई और शायद थकी हुई थी, तभी बैठे बैठे ही सो गई। बुरहान आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ड्राइव करने लगा और जब अपने बंगले के सामने पहुंचा तो गार्ड ने उसके लिए गेट वॉक किया। वो अंदर दाखिल हुआ और पार्किंग में गाड़ी पार्क करते बाहर निकलकर दूसरी तरफ आया और आहिस्ता से उस बच्ची को निकाला। गार्ड की नज़र अपने साहब के पास मौजूद बच्ची पर गई तो सब एक दूसरे को देखने लगे। सर, आपके भाई आए थे, दो दलीफ। आपसे मिलने पर आप नहीं थे तो चले गए। एक गार्ड ने आगे बढ़कर सलूट करते बुरहान को बताया तो बुरहान सर हिलाकर अंदर बढ़ गया। रूम में आकर बुरहान ने उसे आहिस्ता से बेड पर डाला और फिर लाइट ऑन की। उसकी नसें बेसाख्ता उसके चेहरे की जानिब उठी और होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। शायद उसकी मासूमियत ने ही उसे दरिंदे की आंखों में नुमाया किया था। 2 चोटियां बनी हुई और गंदमी रंगत वाली वो कमजोर जिस्म की मालिक मासूम मुस्कान बुरहान को बहुत प्यारी लगी। बुरहान ने अपनी शर्ट की जानिब देखा, जहाँ उसके पाँव से निकलते खून के धब्बे बढ़ गए थे। उसे जल्दी से टेबल की दराज से मेडिकल बॉक्स निकाला और उसके पाँव के करीब बैठा। जख्मों से शायद उसके पाँव सुन हो गए थे या उसे दर्द सहने की आदत पड़ गई थी। पाँव में लगे कांटों पर उफ भी नहीं की, पूरे रात से अलबत्ता सुकून से सोई हुई, जैसे ऐसे दर्द सहकर सोने की आदत हो चुकी हो। बुरहान ने अफसोस करते उसके एक पाँव को आहिस्ता से उठाया और लगे 1-2 कांटे निकालकर कॉटन पर डिटोल लगाकर उसके पाँव साफ करने लगा तो दर्द से वो आह करती उठ बैठी। आप साहब क्या कर रहे हैं? दर्द से आंखों में आते आंसू छपक कर बोली। बुरहान उसके साहब कहने पर मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं, खाना खाओगी? दोनों पाँव पर ड्रेसिंग करते उसके हाथ चेक करते वो बोला,
आप खिलाएंगे? वो उल्टा डर कर पूछने लगी। और चोटें नहीं लगी, बस पाँव में जूती उतर जाने से कांटे लगे थे। मैंने कहा था अंकल से, मेरी जूती गिर गई और उन्होंने उठाने नहीं दी। अब मैं क्या पहनूंगी? वो नाक सुकोड़ कर बोली। जरूर, अगर तुम खाना चाहोगी गरीब का खाना तो खिलाऊंगा। वो मेडिकल बॉक्स सराज में रखते बोला तो उसकी आंखें फैल गईं। आप और गरीब? वो उसकी रूम को देखती हंसी। ऐसे तो घर हम मामी की टीवी में देखते थे। और आपकी गाड़ी भी कितनी बड़ी है, और ये चारपाई भी देखो कितनी बड़ी और नरम है। मैंने पहले कभी नहीं बैठी इस पर, और देखो कितना खूबसूरत घर है। मैं तो वहां जमीन पर सोती थी। कहते कहते वो फिर मायूस हो गई। अच्छा, रो मत, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो उसके सर पर हाथ फेरते वहां से मोबाइल उठाकर बाहर निकल आया। और मुस्कान उसके चोरी पुश को देखकर रूम को सताइश भरी आंखों से देखने लगी। कुछ चीजें तो उसे समझ नहीं आई, पर कुछ को देखकर वो आंखें फैला गई, जैसे अलमारी, दूसरा फर्नीचर। बुरहान ने किचन में आकर मोबाइल ऑन किया और मुस्कुराते दाद के नंबर पर निकाह मुबारक का मैसेज भेजा। फिर मोबाइल शेल्फ पर रखकर वो फ्रूट निकालकर उसके लिए फ्रूट चाट बनाने लगा कि दाद का रिप्लाई आ गया। वो मुस्कुरा दिया जब खैर मुबारक देखा, मतलब वो कामयाब क्या था। फिर एक दो मैसेजेस के साथ अपने बाप के नंबर पर सॉरी का मैसेज सेंड करते, मोबाइल जेब में डालते, ट्रे उठाए अपने रूम में आया। ये क्या है? इतने फ्रूट कितने के हैं? छोटी सी मुस्कान फ्रूट चाट में क्रीम और फ्रूट सेक का हैरत से मुख्तलिफ फ्रूट्स को देखकर बोली, जो उसकी हैंड वॉश करवा रहा था। ये 10 रुपए के हैं। मुंह में डालते डालते मुस्कान का हाथ रुका। 10 रुपए में सब? वह हैरत ज़दा हुई। हाँ, सब। नाइट ड्रेस निकालते वो हंसा। अरे यहाँ इतने सस्ते हैं। फिर मैंने 20 रुपए जमा किए हैं, मुझे ला कर देंगे ताकि अम्मा के पास खाली हाथ ना जाऊं। वो कहती जल्दी से अपने दामन में बंदी गिराह खोलने लगी, जिससे सिक्के बेड पर गिरे। बुरहान अलमारी से टेक लगाए उसकी कार्रवाई को देखने लगा। आपको पता है, ये मैंने रुजू और दूसरे बच्चों के होमवर्क करके कमाए हैं, 2-2 रुपए में। मैंने सोचा था अम्मा को दूंगी, पर अब आप ये सब मुझे इन फ्रूट्स ला कर दीजिएगा ताकि अम्मा को दूं, वो खुश हो जाएंगी। अल्लाह को भी दूंगी। बाबा ने तो मेरे लिए गुड़िया भी ले रखी होगी, मैंने उन्हें कहा था। वो खुशी से अपनी रो में बोलती बुरहान को देखने लगी। अभी रखो, सुबह लेकर दूंगा। वो मुस्कुराकर कहता बाथरूम में बंद हो गया। अगर वो मसूद असाब का मालिक ना होता तो शायद उसका दिल फट जाता। वो फ्रेश होकर आया तो वो प्लेट में उंगली घुमाकर फिर उसे मुंह में डालकर चाट रही थी। बुरहान को हंसी आ गई, जिससे वो खूबसूरती से छुपाता ट्रे उसके सामने से उठाने लगा तो वो मुस्कुरा दी। आपके खाने तो बहुत अच्छे हैं और बहुत आसान भी, सिर्फ फ्रूट डालकर उसमें आटा डाला है ना? उसकी पुश को देखती वो बोली तो इस बार बुरहान कहका लगा उठा। हाँ, आटा ज्यादा हो गया था तो डाल दिया। कैसा लगा तुम्हें? मुश्किल मुस्कुराहट रोक कर वो मुड़ा और शरारत से पूछा। उसके कहके पर वो झिम गई। वो साहब मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, कभी खाना बनाया नहीं। वो अपनी सफाई देने लगी। बुरहान सर हिलाकर ट्रे टेबल पर रखकर उस सोफे पर आकर लेट गया। उमर देखो, और वो खाना बनाने का सोच रही थी। आप यहाँ क्यों सो रहे हैं साहब? ये आपकी चारपाई है, आप यहाँ आ जाए, मैं नीचे सो जाऊंगी। वो पाँव नीचे रखने वाली थी कि बुरहान ने जल्दी से कहा। नहीं, आज तुम मेरी चारपाई पर सोकर देखो, मैं बेजार हो गया हूँ यहाँ सोते सोते। बुरहान के कहने पर मुस्कान ने उसे देखा कि अमीर लोगों के अपने ही नखरे हैं, कहाँ इतनी जबरदस्त चारपाई और कहाँ एक छोटा सा सोफा। वो कंधे उचकाकर वापस लेट गई और आंखें मूंद गई। साहब, आप कल मुझे मेरे माँ बाप के पास छोड़ आएंगे ना? कुछ देर बाद उसकी नींद में डूबी आवाज़ बुरहान के समातों से टकराई और लब भींच गया और कोई जवाब न दिया। कुछ देर बाद जब कमरे में उसकी सांसों की आवाज़ गूंजने लगी तो वो उठकर लाइट ऑफ करने लगा कि बेसाख्ता नज़र उसके मासूम चेहरे पर पड़ी तो उसके माथे पर भरोसा दिए बगैर न रह सका। वो कंफर्टर उड़ाकर वापस अपनी जगह पर आकर लेट गया। अब उसकी सोचों का रुख अपनी फैमिली की तरफ था। तुम्हें जानवरों में कौन सा जानवर पसंद है? मुस्कान पास बैठी हूर से पूछने लगी। हूर ने सवाल पर नासमझी से नजरें उठाई। मुझे क्या पता, मैंने कौन सा उन्हें देखा है? वो कंधे उचका गई। फिर भी बिल्ली है, कुत्ता है, गधा, घोड़ा, शेर, मोर, कोई भी। वो किचन में लंच रेडी करती कुक को देखती बोली। मुझे नहीं पता, क्या पता ये कैसे होते हैं, मैंने कौन सा उन्हें छूकर महसूस किया है। वो बना गई। सवाल का असल मकसद तुम्हें पता है? कुत्ते का एक नस्ल है जो छोटे और बहुत खूबसूरत होते हैं। उनके लंबे सफ़ेद बाल होते हैं और इंतहाई के प्यारे होते हैं, और वो बहुत प्यार भी करते हैं।
वो बबल मुंह में डालते बोली, तो मैं क्या करूं? तुम लो उसे, और तुम्हारी जो तन्हाई का गीला है वो ख़त्म हो जाएगा, पर तुम्हें उससे बहुत मोहब्बत देनी पड़ेगी और अपने साथ ही रखना पड़ेगा। मशवरे के साथ वो मालूमात भी फराहम करने लगी। मैं खुद को नहीं संभाल सकती, कुत्ता क्या पालूंगी? पुरुलैन तल्ख से हंसी। मुस्कान ने घबराकर आसपास देखा, कहीं उसे हर्ट करते किसी ने देख तो नहीं लिया, और फिर उसका जायजा लेने लगी। पर ऐसी कोई मशकूक चीज़ सामने नहीं आई तो सुकून का सांस ले गई। तुम कर सकती हो, वो बहुत मासूम और प्यारा होगा, और अगर उसे तुमसे मोहब्बत हो गई तो जहाँ तुम जाओगी वो वहीं होएगा और तुम्हें भी अपनी मोहब्बत देगा, सोच लो। मुस्कान उठकर उसके पास आई और सरगोशी में बताने लगी, कितने का है? पूर्ण ने सोचा, ट्राई करने से क्या जाता है, और मुस्कान की बाँझें फैल गईं। पैसों की परवाह मत करो, तुम सिर्फ हाँ और ना में जवाब दो। काटेगा तो नहीं? पूर्ण को डर लगने लगा इतना बड़ा फैसला लेने से। नहीं पागल, बिल्कुल भी नहीं। अलबत्ता वो तो बहुत स्वीट होते हैं, सिर्फ प्यार देना जानते हैं। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, ये क्या कहती हो, ला दूं कल? ठीक है, अगर इतना प्यारा है तो ला दो। पुरुलैन अस्वाद में सर हिलाने लगी और मुस्कान के दिल पर फवार पड़ गई। उससे बेसाख्ता अपनी गर्दन पर उंगलियां फेरी। अब आएगा मजा सईद साहब, बड़ी नागवार गुजरती है ना आपको मदाखलत। वो अपनी सोच पर मुस्कुराती हूर को देखने लगी। हुरुलैन बीबी, लंच रेडी है, टेबल पर लगा दूं? मोतिव से कुक बोली, हाँ लगा दो, हम आते हैं। वो सोफे पर हाथ रखकर उठी, साथ मुस्कान भी थी। वो जल्दी डाइनिंग टेबल पर आई और एक चेयर घसीट कर बैठी। मुस्कान उसके पीछे ही थी। उसके बैठने के बाद खुद भी बैठ गई। कुक हुरुलैन के सामने अपना बनाया गया लंच पेश करने लगा। बस, मुस्कान ने देखते फिर उसे रोका और हूर को चमचा पकड़ाया। वो मुस्कुराती खाने लगी और मुस्कान भी अपनी प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगी। अब मैं जाती हूँ हुरुलैन बीबी। टेबल साफ करते और बर्तन धोकर किचन की सफाई तक का काम मुस्कान पर था। उसकी इजाज़त लेने पर हूर ने सोचा कि अल्लाह हाफिज़ का तो पूछा नहीं साइड से। ठीक है। वो इतनी कम इंग्लिश पर मायूस हो गई। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उधर गया? मुस्कान ने उसके तासुरात देखते पूछा तो हुरलैन नफी में सहिल आ गई। आई लव यू। बर्तन उठाती मुस्कान के हाथ ठटक गए इस लफ्ज़ पर। उससे हुरलैन को देखा जो गर्दन अकड़ कर कहती, अब उठती उसे देखा। क्यों भाई, किससे कह रही हो? बहन, दिमाग पर बुखार तो नहीं चढ़ गया? वो बर्तन रखकर बोली, एक तो तुम लोगों से जरा सी इंग्लिश में बात क्या की जाए, पता नहीं खुद को क्या समझने लगते हो। बंदे का फर्ज है जवाब ही दे दे, पर नहीं, यहाँ तो उल्टा सामने वाले को बुखार का कहा जा रहा है। मतलब हद है, मुसलमान तो नाम की ही रह गई हो। और गुस्से से कहती वहां से जाने लगी और मुस्कान हवनकों की तरह उसकी पुश को देखने लगी। वाह भाई, मुसलमानों ने कब से आई लव यू का जवाब देना फर्ज कर लिया है? वो हैरत से बड़बड़ाती वापस बर्तन उठाने लगी।